कॉमिक्स की दुनिया चैनल प्रस्तुत करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक्स विनाश भाग पहला। प्रलय के बाद हमेशा होता है विनाश, और इस विनाश के कई कारण हो सकते हैं। मानवों की बिगड़ती चरमरती और टूटती सामाजिक मान्यताएं, मानवों के बीच में आणविक युद्ध, और या फिर यह विनाश पृथ्वी के बाहर से भी आ सकता है। उल्का सौर तूफान या धूमकेतु के रूप में हमारे पृथ्वी पर जीवन के विनाश और या फिर पृथ्वी के ही विनाश की कई तारीखें ज्योतिषी गणना द्वारा बता चुके हैं। इनमें से कुछ तारीखें तो बिना किसी घटना के पार हो गई और कुछ तारीखें अभी आनी शेष है। इनमें से ही एक तारीख है 25 अक्टूबर 1997, जिस दिन होगा पृथ्वी का विनाश। कथा एवं चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विट्ठल कांबले, विनोद कुमार, सुलेख व रंग सुनील पांडेय, संपादक मनीष गुप्ता, वीडियो एडिटर राज चावदा। जब कभी भी बड़ी आग लगती है तो वो अक्सर एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती है, और वो छोटी सी चिंगारी आज महानगर की सड़कों पर घूम रही है। बस 15 मिनट बाद मैं अपनी मंजिल पर होऊंगा। यह क्या? स्टॉप यानी रुको। यह अपुन का चेक पोस्ट है बाप, रोड टैक्स देकर जाने का। इधर ला निकाल माल। अच्छा, और अगर ना दूं तो तेरे जैसे शरीफ को हलाल करने में अपुन को बहुत तकलीफ होएगा। लेकिन इससे पहले कि वह टैक्स कलेक्टर उस शरीफ को हलाल कर पाता, सांप यानी आ गया। नागराज मर गएला बाप, तेरे से भागकर ही तो अपुन शहर से इस बियावान में अड्डा बनाएला था। तू इधरिच भी पहुंच गया। नागराज तुम जैसे टुच्चों का पीछा जहनुम तक नहीं छोड़ेगा तात्या। अब तुम लोग जानते हो ना कि तुमको क्या करना है, या मैं समझाऊं? मैं जानता है बाप, तेरे पास अपुन को पुलिस स्टेशन पहुंचाने का टाइम नहीं है। अपुन चमचा के साथ उधर जाकर अपने खिलाफ रिपोर्ट लिखाकर लॉकअप में बंद हो जाएगा, ठीक समझे? मेरा एक एक सांप तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक तुम लॉकअप में बंद नहीं हो जाते। अब जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद नागराज, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब आप आराम से अपनी यात्रा पर जा सकते हैं। नागराज अगर पीछे की सीट पर झांक कर देख लेता तो शायद आज दुनिया की शक्ल ही कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि होनी को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही देर के बाद वो कार पुरानी नगरी में खड़ी हुई थी। यही है, एकदम यही है। एक एक दीवार इस प्राचीन नक्शों से मेल खा रही है, यानी यही पुरानी नगरी है। देवों की वह नगरी जिसकी तलाश में मैं न जाने कितने प्राचीन खंडहरों की खाक छान चुका हूं। अब देखो कि इस सृष्टि पुराण में और क्या लिखा हुआ है। ये प्राचीन ग्रंथ हमारे खानदान में सैकड़ों वर्षों से रखा हुआ है। कहते हैं कि इसे हमारे एक पूर्वज को देवताओं ने ये कहकर दिया था कि जब सृष्टि का अंत होगा तब सिर्फ ये पुराण बचेगा, और जिसके हाथों में ये पुराण होगा वो प्रभु की सहायता से सृष्टि की पुनः रचना करेगा, जैसे मनु की इस सृष्टि की रचना में प्रभु ने मदद की थी। और अगर प्राचीन ग्रंथ में रखा यह नक्शा सही है तो इसमें लिखी वो भविष्यवाणी भी सत्य होगी कि संवत 2054 में आकाश से प्रभु का कहर टूटेगा और पापियों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि उस युग के मानव काल में मानव इतना पापी और भ्रष्ट हो जाएगा को उसकी नष्ट करने के अलावा प्रभु के सामने और कोई रास्ता नहीं होगा। इसके अनुसार तो प्रलय की वो तारीख कुछ ही दिन बाद है। अब अगर मुझे इस नगरी में रखा जीवन वो दंडक मिल जाए जो उत्पत्ति भी कर सकता है और नाश भी, तो इस ग्रंथ की एक एक बात पर सत्यता की मुहर लग जाएगी। नक्शे के अनुसार इसी स्थान के नीचे दबा होना चाहिए वो सृष्टि केंद्र जहां पर वो दंडक रखा है। मैं वहीं पर विस्फोटक लगाता हूँ। वो व्यक्ति डायनामाइट की छड़ें जगह जगह पर फिट करने में व्यस्त हो गया, और फिर एक के बाद एक 3-4 धमाकों से पुरानी नगरी का सन्नाटा कांप उठा। इस धमाके के चंद गवाह वहां के वासी कबीले वाले और मूक विशालकाय छिपकलियां भयभीत होकर इधर उधर दुबक गए।
और इन धमाकों से बने उस छोटे से प्रवेश द्वार में घुस गया वो रहस्यमय और धुनी व्यक्ति। कमाल है, इस स्थान में घुप्प अंधेरे के बजाय हल्का प्रकाश है इन गोलों के द्वारा, जिसमें न जाने क्या भरा हुआ है। ये तो वास्तव में देवों की नगरी लगती है। मंदिर से दिखने वाले उन गलियारों में बेखौफ बढ़ता चला गया वो शख्स, जो उस विशाल कक्ष में जाकर खुले, जहां पर स्थापित थी वो विशालकाय मूर्ति। विशाल मूर्ति, यही होंगे पृथ्वी को नया जीवन देने वाले देवता, क्योंकि इनके चरणों में रखा हुआ है वो जीवन दंडक जिसकी तलाश में मैं आया हूं। लेकिन जीवन दंडक के साथ कुछ और भी रखा हुआ है, और साथ में जिस लिपि में ग्रंथ लिखा है उसी लिपि में यहां पर कुछ लिखा हुआ है। लिखा है, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेंगे तब प्रभु का रूप पृथ्वी पर आएगा। जो उसकी शरण में पाप त्याग कर आएंगे वे ही बचेंगे, वरना सभी का विनाश हो जाएगा। ओह, मानव नष्ट नहीं हो सकते। मैं प्रभु का दूत बनूंगा, मैं मानवों को बचाऊंगा। मानवों, तैयार हो जाओ, तुम्हारा मसीहा आ रहा है। वो रहा, खत्म कर दो इसको। इसने देवता के स्थान का पता लगा लिया है और यहां घुसने की जुर्रत भी की है। साथ ही साथ ये देवता का दंड भी चोरी करके ले जा रहा है। अब ये यहां से बचकर नहीं जाएगा। कबीले वाले, सुना था कि ये पुरानी नगरी में रहते हैं। मेरा रास्ता छोड़ दो मूर्खों, वरना जलकर राख हो जाओगे। जीवन दंडक यमराज के पाश की तरह तुम्हारे प्राण। अरे, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अब क्या होगा? क्या मानव जाति को बचाने से पहले मेरे ही प्राण चले जाएंगे? शायद ये ब्लैक बॉक्स कुछ कर सके। घबराहट में थिरकती मसीहा की उंगलियां न जाने ब्लैक बॉक्स के किस बटन पर दब गई। उससे एक अनोखी संगीत लहरी निकलकर वातावरण में तैरने लगी और कबीले वाले अपने स्थान पर जड़वत हो गए। उनकी आंखें सम्मोहित होकर फैलने लगी। वाह, ये तो सचमुच प्रभु का चमत्कार है। इस चमत्कार ने ही मुझे मृत्यु के मुंह से बचाया है। अब मैं पूरी पृथ्वी को मृत्यु के मुंह से बचाऊंगा। लेकिन वक्त बहुत कम है और इसके लिए मुझे बहुत थोड़े से समय में पूरी दुनिया में प्रभु का संदेश फैलाना है। और इसके लिए मुझे आवश्यकता होगी धन की, और प्रभु के काम के लिए मैं कहीं से भी धन लाऊंगा, चाहे मुझे चोरी ही क्यों न करनी पड़े। परंतु मुझे साथ ही साथ सावधानी भी बरतनी होगी कि कहीं कार्य पूरा करने से पहले ही मैं पकड़ न लिया जाऊं। महानगर नागराज के संरक्षण में है। उसकी शक्तियां मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। इसलिए मैं अपना अभियान पास के ही दूसरे मेट्रो राजनगर से शुरू करूंगा। वैसे तो वहां भी ध्रुव से खतरा है, पर उसके पास कोई शक्ति नहीं है। उससे तो मैं निपट ही लूंगा। कहते हैं कि शक्ति इंसान को भ्रष्ट बना देती है और महाशक्ति इंसान को महाभ्रष्ट। मसीहा के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा था। अगले दिन राजनगर में आहा, आज जहाँपनाह 9 बजे सोकर उठे हैं। रात रात भर गश्त करनी पड़े तो पता चले, लेकिन तुझे मेरे देर से उठने से क्या फर्क पड़ता है? इस घर में एक तुम ही तो इंटेलिजेंट हो भैया। तुमसे कुछ पूछना था। दरअसल छुट्टियों का टाइम काटे नहीं करता, इसीलिए अखबार में एक पहेली भर रही थी। वो कौन सा पक्षी है जो रात को जगता है और दिन में सोता है? उल्लू। इतना भी नहीं जानती? नहीं आता तो मत बताओ। गाली क्यों दे रहे हो? अरे, मैं गाली कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ वो पक्षी उल्लू है। हाँ, सही तो बताया। अब बताओ, इसकी शक्ल देखना अच्छा माना जाता है या खराब? बहुत खराब। अब इसकी एक खूबी बताओ। यह अपनी गर्दन को 180 डिग्री पर घुमा सकता है, ऐसे, समझी? हाँ समझी। क्या समझी? ये पक्षी तुमसे काफी मिलता जुलता है। इसकी जगह तुम्हारा नाम भी लिखा जा सकता है। अच्छा, तो तू मेरा मजाक उड़ा रही थी। ठहर तो। मम्मी, मुझे इस ट्यूबलाइट से बचाओ। ओफो श्वेता, अब तू कॉलेज में आ गई है, बचपना छोड़। मम्मी, तुम जानती हो, इसने मुझे। झूठ नहीं बोलना। अब ये झगड़ा छोड़ो। सुनो ध्रुव, जल्दी से तैयार हो जाओ और कमांडो हेडक्वार्टर जाने से पहले बैंक में होते जाना। सुबह सुबह मैनेजर साहब का फोन आया था। तुमसे कुछ जरूरी कागजातों पर दस्तखत कराने हैं। ओह मेरे प्यारे भैया, बैंक के बगल में ही मैंने अपना वॉकमैन सीडी बनने दिया था।
उसे भी लेते आना। उल्लू दिन में काम नहीं करते। तुम तो बुरा मान गए भैया, बुरा तो उल्लू को मानना चाहिए। क्या? मेरा मतलब तुम उल्लू थोड़े ही हो जो बुरा मान जाओगे। ले आना न भैया, प्लीज। ठीक है ले आऊंगा, अब मेरे कान मत खा। और सुनो, उड़ते उड़ते मत जाना, मेरा मतलब मोटरसाइकिल धीरे चलाना। ये चुलबुली बूढ़ी हो जाए तो भी नहीं सुधरेगी।